हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डॉट प्रोजेक्ट पढ़ा था। डॉट प्रोजेक्ट मतलब स्केलर प्रोजेक्ट, है ना। तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब डॉट प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है ना। जब डॉट प्रोजेक्ट सॉल्व किया तो डॉट प्रोजेक्ट को सॉल्व करने पर हम लोगों को एक स्केलर क्वांटिटी मिली, तो इसलिए हम उसको स्केलर प्रोजेक्ट बोल रहे थे। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोजेक्ट। तो क्रॉस प्रोजेक्ट मतलब कि इसको वेक्टर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को क्रॉस प्रोजेक्ट से सॉल्व करेंगे, है ना, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का क्रॉस प्रोजेक्ट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, है ना। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिल रही है। ठीक है, कैसे करते हैं ये देखते हैं यहाँ पर, है ना। कुछ क्वेश्चन भी लेंगे इसके। तो जैसे एक क्वांटिटी है आपके पास में ए और दूसरी क्वांटिटी है बी, तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से हमें, है ना, जब साइन थीटा को सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा कैसा हुआ, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में आ गया। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम यहाँ पर एन कैप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इसको एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हो, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो, जैसे डॉट प्रोजेक्ट के केस में हम लोगों ने आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के सॉल्व किया था। यहाँ पर भी हम उस तरह से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आई डॉट आई देखा था वहाँ पर, तो हम यहाँ पर आई क्रॉस आई देख रहे हैं। अब दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो इसका मैग्नीट्यूड दूसरे वाले यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो अब ये दोनों सेम यूनिट वेक्टर हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। आई कैसे डिफाइन होता है, इस तरह से डिफाइन होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना। तो एक्स एक्सिस के अलोंग किसको डिफाइन करते हैं, आई यूनिट वेक्टर को, है ना। वाई एक्सिस के अलोंग कौन होता है, जे यूनिट वेक्टर, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है, के यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो एक आई वेक्टर और फिर दूसरा भी आई यूनिट वेक्टर है, तो दोनों कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कैसा होगा, 0 डिग्री होगा। तो साइन 0 आ जाएगा यहाँ पर, और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, यानी कि आई क्रॉस आई इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। इसका मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर का 1 होता है, तो यहाँ पर अगर लिखे 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 और साइन 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 0, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये कितना मिलेगा, 0। मतलब कि जब सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिमिलरली जे क्रॉस जे सॉल्व करोगे तो भी आपको 0 मिलेगा। सिमिलरली के क्रॉस के सॉल्व करोगे तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब इसके बाद में अगर डिफरेंट हो ये यूनिट वेक्टर तब क्या होगा, तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर के लिए हमारे पास में एक मेथड है। जैसे आई जे और के लिख लिया मैंने, तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम ऐसे। तो आई क्रॉस जे, ये दोनों आ गए, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या होगा, के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के। देखो जो डायरेक्शन बनी हुई है कैसी है, ये एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू जो बचा हुआ है वो, ठीक है। फिर जे क्रॉस के, तो जो बचा हुआ है कौन बचा है, आई बचा है, तो जे क्रॉस के इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आई। ठीक है, इन द सेम वे के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कौन बचा है,
जे, ठीक है। ऐसे ही चले हम आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो ये सब जो बचा हुआ है वो लिख दिया जाता है यहाँ पर, और विद पॉजिटिव साइन, ठीक है। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या मिलेगा, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, जैसे जे क्रॉस आई, इस डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्या मिलेगा आपको, माइनस के, ठीक है। आई क्रॉस के, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, आई क्रॉस के क्या मिलेगा, आई क्रॉस के, जे बच रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, माइनस जे, ठीक है। और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्या बचा है, आई बचा है, इसलिए माइनस आई, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो फिर आपको पॉजिटिव, जो बचा हुआ टर्म है पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लग जाते हो तो जो बचा हुआ टर्म है वो विद नेगेटिव साइन लिखा जाएगा। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और डिफाइन करते हैं, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होती है, जो हमने लिखा है यहाँ पर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जो, या हम ऐसे बोलें कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो +1 रहेगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो -1 रहेगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी फॉर थीटा इक्वल्स टू 0, पहले थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए डिफाइन करते हैं, फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब थीटा 0 कब होता है, ये देखो, जैसे कि एक वेक्टर इधर है ए, और दूसरा वेक्टर वो भी इसी डायरेक्शन में है ना, वो भी इसी डायरेक्शन में है बी, तो दोनों के बीच में एंगल कैसा हो गया, 0 हो गया। मतलब कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर हैं, पैरेलल वेक्टर हैं। इनको हम एक लाइन में भी रख सकते हैं, ऐसे करके भी रखा जा सकता है इसको, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी भी पैरेलल हैं और कोलिनियर भी हो गए, तब भी जो है दोनों के बीच में एंगल कैसा रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल 0 है तो ए क्रॉस बी 0 आएगा, ठीक है। एक दूसरा केस और लेते हैं कि जब थीटा की वैल्यू 180 रख दी जाए, थीटा की वैल्यू 180 रखोगे, थीटा इक्वल्स टू आपने 180 डिग्री रख दिया, 180 डिग्री रख दिया, तब भी ए क्रॉस बी कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो साइन 180 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। साइन 180 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए ए क्रॉस बी 0 आ गया। और 180 रखने का वेक्टर के फॉर्म में क्या मीनिंग हुआ कि अगर एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दूसरा वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी कि एंटी पैरेलल वेक्टर हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बना सकता हूँ, एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी मैं ऐसे बना सकता हूँ यहाँ पर। अभी भी एंटी पैरेलल भी हैं और कोलिनियर भी हैं। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है कि अगर हमें ये चेक करना है दो वेक्टर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कैसा आएगा, 0 आएगा। उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आएगा, 0 आएगा। इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, एंटी पैरेलल और कोलिनियर, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो 0 आएगा। कोई सा भी केस ले लो, चाहे पैरेलल वाला केस ले लो, चाहे एंटी पैरेलल वाला केस लो, चाहे कोलिनियर वाला केस लो, तीनों केस में जो ए क्रॉस बी आएगा वो कैसा आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से हम इसको रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में समझा था कि अगर हमें दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये प्रूव करना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं,
ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करते थे कि डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते थे और डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाता था, 0 के बराबर। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है तो दो वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर आ रहा है तो दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं या फिर जो है कोलिनियर हैं। समझ के बात। तो हम इस तरह से ये प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस में कई जगह हेल्पफुल हैं। ठीक है, कि अगर हमें दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर कर दो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है इट मीन्स बोथ द वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हमें ये प्रूव करना है कि दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल तो क्रॉस प्रोडक्ट को 0 के बराबर कर दो। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाएगा दोनों का तो बोथ द वेक्टर्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर या एंटी पैरेलल टू ईच अदर या कोलिनियर। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो हमें याद रखना है, तो मैं ऊपर रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, ये है ना, यहाँ पर मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इफ क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors, if cross product of two vectors is 0, then the vectors will be parallel or anti-parallel or collinear। ठीक है, ये पॉइंट की तरह, रिजल्ट की तरह हमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कई सारी चीज़ें बता दी हैं। एक तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन के लिए एन यूज़ करते हैं हम। फिर मैंने क्या बता दिया, फिर मैंने बताया आपको कि दो यूनिट वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो सेम है अगर तो रिजल्ट आएगा 0, अगर डिफरेंट हैं तो डिफरेंट है तो उसके लिए कैसे लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। आई क्रॉस जे इक्वस टू के, जे क्रॉस के इक्वस टू आई, के क्रॉस आई इक्वस टू जे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो विद नेगेटिव साइन लिखा जाएगा, जे क्रॉस आई इक्वस टू माइनस के, आई क्रॉस के इक्वस टू माइनस जे, के क्रॉस जे इक्वस टू माइनस आई। एक ये चीज़ बताई। फिर उसके बाद में मैंने बताया कि इस वाले रिलेशन से अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 180 रखोगे तो साइन 180 0 होता है, तो इसलिए ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। तो इन बोथ द कंडीशंस वी कैन से दैट द क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। इट मीन्स इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 मीन्स दैट द वेक्टर्स विल आइदर बी पैरेलल और एंटी पैरेलल और कोलिनियर टू ईच अदर, ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं ए क्रॉस बी वो बताते हैं, है ना। देखो, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है a इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ऐसे दिया हुआ है। दूसरा वेक्टर दिया हुआ है b इक्वल्स टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा, देखो पहले तो आई जे के इस तरह से लिखो, फिर उसके बाद पहले कौन है, ए पहले है तो ए के सारे
कोफिशिएंट लिखे जाएंगे, आई जे के तीनों के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे आई जे के नीचे। जैसे यहाँ पर ए के केस में, वेक्टर ए के केस में आई का कोफिशिएंट ए एक्स है तो उसे आई के नीचे ही लिखना है। जे का कोफिशिएंट ए वाई है तो उसे जे के नीचे लिखना है। के का कोफिशिएंट ए जेड है तो उसे के नीचे इस तरह से लिखो। फिर उसके बाद सिमिलरली बी वेक्टर में जो आई जे और के कोफिशिएंट है उसे यहाँ पर लिखो, बी एक्स बी वाई और बी जेड। ठीक है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट, देखो सपोज, चलो मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ। वैसे मैथमेटिक्स में सिखाया जाएगा, लेकिन हाँ बायो वाले बच्चे उन्हें मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा तो फिर मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आई माइनस जे और के लिख लो। ठीक है, एक एक ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, देखो पहला पॉजिटिव है आई, फिर दूसरा जे कैसा है नेगेटिव है और के कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब आई के ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, आई के ब्रैकेट में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, आई को कंसीडर कर रहे हैं तो आई के नीचे जो भी लिखा है उसे छोड़ दो और आई के साथ में जो भी लिखा है उसे छोड़ दो। ये चार टर्म बचे, चार टर्म बचे तो ऊपर से नीचे की तरफ चले तो क्या मिला, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड। ठीक है, फिर नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस साइन लगाओगे, बी वाई ए जेड, बी वाई इंटू ए जेड। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले हमने क्या लिखा, ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड, ऊपर से नीचे गए, फिर नीचे से ऊपर जाओ तो माइनस साइन लगाओ, बी वाई इंटू ए जेड, ऐसे। ठीक है, ये लिख गया आई का कोफिशिएंट यहाँ पर, है ना, सॉल्व कर लिया हमने। अब उसके बाद में जे के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, जे के लिए सॉल्व करेंगे तो फिर दोबारा से लिखते हैं। ठीक है, अब जे के लिए सॉल्व करना है तो जे के नीचे जो भी लिखा हुआ उसे छोड़ दो और जे के साथ में जो भी लिखा है उसे छोड़ दो। ये चार टर्म बचे, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। ठीक है, अब जो है यहाँ से चलना शुरू करेंगे। ऊपर से स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ, तो क्या मिला, ए एक्स बी जेड, तो ए एक्स बी जेड। ठीक है, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड। ठीक है, तो ये मैंने जे का कोफिशिएंट लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट बचा के का कोफिशिएंट, तो उसको भी ऐसे ही इन द सेम वे लिखा जाएगा। ठीक है, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आई जे और के। ठीक है, यहाँ पर था आपका ए वाई, यहाँ पर था बी वाई। ठीक है, के लिए लिख रहे हैं, के का कोफिशिएंट आएगा तो के नीचे जो भी लिखा है उसे छोड़ दो और के साथ में जो भी लिखा है उसे छोड़ दो। बचा क्या, ये चार टर्म बचे, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। ठीक है, पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाओ, ए एक्स बी वाई कैसा लिखा जाएगा, पॉजिटिव, ए एक्स बी वाई। ठीक है, फिर नीचे से ऊपर जब जा रहे हो तो फिर जो है माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा, बी एक्स ए वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये क्या हुआ, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया आपने। जो ये डिटर्मिनेंट था आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का ये तरीका होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे तो क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ए क्रॉस बी, अगर हमें ए इस तरह से आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, बी इस तरह से आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी सॉल्व करना है
तो उसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है, डिटर्मिनेंट मेथड। तो उसको डिटर्मिनेंट मेथड की तरह से सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब इसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो 2i + 3j + 4k ऐसे कुछ दिया हुआ है। ए वेक्टर दिया हुआ है 2i + 3j + 4k, और बी वेक्टर दिया हुआ है हमें, बी वेक्टर दिया हुआ है i + 2j - 3k, i + 2j - 3k ऐसे दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है a क्रॉस b। ठीक है, a क्रॉस b ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, i j k लिख देंगे। ठीक है, i j और k लिख दिया। फिर a वेक्टर है, उसमें i j और k के कोफिशिएंट i j और k के नीचे लिखो, तो 2 3 4। सिमिलरली b में जो i j और k के कोफिशिएंट है वो यहाँ पर i j और k के नीचे लिखो, तो 1 2 -3। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। मैंने मेथड बताया, तो पहले i लिखो, यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, फिर माइनस साइन के साथ j लिखो। ठीक है, और फिर ब्रैकेट, फिर प्लस k, फिर ब्रैकेट। ठीक है, तो अब i का कोफिशिएंट यहाँ पर लिखा जाना है। तो i का कोफिशिएंट लिख रहे हो, इसके नीचे का सब छोड़ो, इसके साथ का सब छोड़ो, तो ये बचा। ऊपर से नीचे गए तो क्या आया, -9 है ना, 3 × -3 मतलब -9। फिर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद में j का कोफिशिएंट लिखना है। j का कोफिशिएंट लिखना है तो i j k, यहाँ पर क्या था 2 1। ठीक है, मैं बार बार ऐसे इरेज करके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो है समझ में आ जाए। आप लोगों को बार बार इरेज करके इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, तो j के लिए लिखना है, तो j के नीचे सब छोड़ दिया, j के साथ में जो उसे छोड़ दिया। ये 4 एलिमेंट बचे, 2 4 1 -3। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे पहले, तो 2 × -3 कितना हो जाएगा, -6। और फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाने के लिए फिर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो 1 × 4 कितना हो जाएगा, 4 विद माइनस साइन, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये j का कोफिशिएंट लिख गया। इसके बाद फिर k का कोफिशिएंट लिखना है। तो k का कोफिशिएंट लिखना है तो i j k। ठीक है, 3 2 3 2। ठीक है, तो अब k का कोफिशिएंट लिखना है, तो k के नीचे जो भी लिखा है उसे छोड़ दो और k के साथ में जो लिखा है उसे छोड़ दो। ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे पहले, तो 2 × 2 4। ठीक है, फिर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, लगा दो। 1 × 3 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -17i। ठीक है, ये कितना हो गया, 10 और -10 है तो माइनस पहले से लगा हुआ है तो +10j। ठीक है, और यहाँ पर -3 है, 4 - 3 मतलब 1 + 1k या k एक ही बात है। तो इस तरह से ये क्या आ गया आपके पास में, a क्रॉस b सॉल्व होके आ गया, a क्रॉस b सॉल्व होके आ गया। ठीक है, तो इस तरह से a क्रॉस b सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको ये क्या था, एक क्वेश्चन की तरह कंसीडर करो। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, फाइंड a क्रॉस b। तो ये हमने फाइंड आउट करा है a क्रॉस b की वैल्यू।
ठीक है। तो ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, ठीक है। मैथ वाले बच्चे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उनको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, है ना। चलो अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और एंगल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंगल फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। तो हमें ए दिया हुआ है, सपोज ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। ए इक्वल्स टू दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, सपोज ये दिया हुआ है। दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी इक्वल्स टू 2i प्लस 2j प्लस 2k, ऐसे दे दिया है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालें पहले, तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, i j k, ठीक है, 1 1 1 2 2 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो i, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस j, ठीक है, तो 2 माइनस 2, फिर k, अच्छा यहाँ पर सब ज़ीरो हो जाएगा अच्छा ठीक है, तो हाँ ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, क्या दिक्कत है, प्लस के, ठीक है, प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 0i माइनस 0j माइनस 0k, ऐसे आ गया। तो ये कितना आ गया, अल्टीमेटली 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। तो ए क्रॉस बी यहाँ तो सीधा ही फाइंड आउट हो गया, ए क्रॉस बी कैसा आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स बोथ द वेक्टर विल बी पैरेलल, both the vector will be parallel to each other, so angle between the vectors will be 0, angle between the vectors will be 0, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है हमें कि देखो हम ये जानते हैं a क्रॉस b हमारा इतना आ गया, ठीक है। हमारे पास ये था कि a क्रॉस b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा, ये था, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए हम एन कैप लगा देते थे, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस बी हमारे पास कितना आ चुका है, 0 आ चुका है, ठीक है। हम यहाँ पर 0 लिख देंगे अभी। तो ये क्या आया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आया, हमने डायरेक्शन यहाँ से अभी हटा दी है, ठीक है। एंगल फाइंड आउट करना है तो डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्शन हटा दी, केवल मैग्नीट्यूड ले लिया। तो ये क्या आया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख दिया है मैंने 0, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 0 पता चल गया है। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड देखोगे तो कुछ आ जाएगा यहाँ से, ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लो, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो यहाँ से, बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 4 12, ठीक है। तो ए क्रॉस बी 0 है इक्वल्स टू ये √3 है, ये √12 है, साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 अपॉन अंडर रूट 36, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। ये किसके बराबर होता है, साइन 0 के बराबर होता है। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 डिग्री बिटवीन द वेक्टर्स। ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये दो वेक्टर थे, इनके बीच में एंगल कितना है, 0, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है हमें i प्लस जे प्लस के, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है i माइनस जे प्लस 3k, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो मतलब सिंप्लीफाई मतलब फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं दोनों के बीच का, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालो सबसे पहले। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, i j k, 1 1 1 1 माइनस 1 3,
इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आई 1 इंटू 3 माइनस साइन, ये -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस पहले से रखा हुआ है तो +1, ठीक है। फिर जे लिया तो विद माइनस साइन जे को विद नेगेटिव साइन रखा जाता है, ठीक है। और 1 इंटू 3 1 इंटू 1 ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस साइन लगाएंगे तो -1 प्लस के, तो 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 1 -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 4i, ठीक है। ये कितना हो गया 3 -1 2 तो -2j, ठीक है। और ये कितना है -2k, ये आ गया आपके पास में a क्रॉस b आ गया, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √16 + 4 + 4 तो कितना आ जाएगा √24, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड आपने सॉल्व कर लिया a क्रॉस b का। इसके बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ a फाइंड आउट करो, मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड आउट करो और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपके पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इक्वल्स टू a b साइन थीटा। डायरेक्शन हटा दी, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकलेगा कितना, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आएगा √1² + 1² + 1², तो मतलब √3। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा b का √1² + 1² + 3², ठीक है। 9 + 2 11 √11, ठीक है। यहाँ पुट करो, a क्रॉस b की वैल्यू कितनी है √24, a की वैल्यू कितनी है √3, b की वैल्यू √11 साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा √24/√33, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू और सिंप्लीफाई कर दो, साइन इनवर्स √24/33 और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 3 से डिवाइड और हो जाएगा, ये है ना 8/11 हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, √8/11। इस तरह से थीटा फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे आपको जो है मैंने मैग्नीट्यूड निकालना बता दिया a क्रॉस b का, लेकिन डायरेक्शन फाइंड आउट करना अभी भी नहीं बताया, ठीक है। अब सुनो, डायरेक्शन कैसे बताते हैं किसी भी क्रॉस प्रोजेक्ट की, ध्यान से समझना, ठीक है। राइट हैंड रूल यूज़ करूँगा मैं डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। देखो a वेक्टर b वेक्टर ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैंने निकाला a क्रॉस b, तो जो रिजल्ट आएगा उसकी डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूं और जो रिजल्ट आए उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो बता रहा हूं मैं आपको। तो a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होगी, तो पहले कौन लिखा है, a लिखा है, तो a की तरफ फिंगर को रखा और b की तरफ कर्ल कर दिया, b की तरफ मैंने फिंगर्स को मोड़ दिया, है ना। तो थंब की डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ है, यानी कि a क्रॉस b की जो डायरेक्शन होगी वो होगी बाहर, मतलब आउटवर्ड, ठीक है। b क्रॉस a की डायरेक्शन देखें तो b क्रॉस a की डायरेक्शन, तो पहले कौन लिखा है, b लिखा है, तो b की तरफ फिंगर को रखा, a की तरफ कर्ल कर दिया, तो थंब किधर जा रहा है, इनसाइड द बोग जा रहा है, मतलब कि डायरेक्शन हो गई इनवर्ड। अब डायरेक्शन हो गई इनवर्ड। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि a क्रॉस b की डायरेक्शन अलग है और b क्रॉस a की डायरेक्शन अलग है। a क्रॉस b की डायरेक्शन आउटवर्ड है और b क्रॉस a की डायरेक्शन इनवर्ड है, मतलब कि a क्रॉस b विल नॉट बी इक्वल्स टू b क्रॉस a। यहाँ से ये हम रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि a क्रॉस b विल नॉट बी इक्वल्स टू b क्रॉस
ए, मतलब क्या हुआ, नॉन कम्यूटेटिव हो गए, नॉन कम्यूटेटिव, है ना। कम्यूटेटिव अगर होते तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए हो जाता, तो वो कम्यूटेटिव हो जाता। जैसे हमने डॉट प्रोजेक्ट में देखा था, डॉट प्रोजेक्ट कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, मतलब कि ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए लिख सकते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए होगा, क्योंकि एक की डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो दूसरे की डायरेक्शन इनसाइड है, इनवर्ट, तो डायरेक्शन अपोजिट है, 180 डिग्री का शिफ्ट है दोनों में, इसलिए ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, डायरेक्शन डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, ठीक है, बट डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को बराबर नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई इसकी, नॉन कम्यूटेटिव। और दूसरी प्रॉपर्टी डॉट प्रोजेक्ट में हमने पढ़ी थी क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक प्रॉपर्टी इसकी कि क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी प्लस सी, ऐसा कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस सी, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, प्लस सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ए क्रॉस सी, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो यही चीज़ें हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। एक तो डायरेक्शन फाइंड आउट करना पता होना चाहिए, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, वो सीख लिया हमने। और नॉन कम्यूटेटिव होता है, कभी भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। और बस इतना ही है क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वेक्टर जो है, वेक्टर के मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं। इसके बाद आप लोग क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है।